लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज अबाउट द ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बच्चों, हम लोगों ने ये देखा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज और जो सप्लीमेंट्री यूनिट थी वो कुल मिला के हमारे पास में 9 बनती थी। ड्राइव्ड यूनिट वो होती थी जो कि हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से उनको ड्राइव कर सकते थे। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे देखा था एरिया। तो यहाँ पे जो एरिया है वो हम लोग इसको विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ जो है उसको हम लोग लिखें लेंथ, लेकिन ब्रेथ जो है वो एक्चुअली क्या है, इट इज ए फॉर्मेट ऑफ लेंथ। सो ये बन जाएगा हमारे पास में, मतलब कि यहाँ पे एरिया के अंदर ध्यान से समझिएगा, एरिया के अंदर लेंथ कितने टाइम्स रिपीट हुई है, 2 टाइम्स रिपीट हुई है। मतलब कि एरिया के अंदर लेंथ के 2 डायमेंशंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो एरिया हैज 2 डायमेंशंस, व्हाट आई एम कॉलिंग डायमेंशन। उसी प्रकार से यदि मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। मतलब कि लेंथ। तो वॉल्यूम की जो हम लोग बात करते हैं, तो वॉल्यूम में हम लोगों ने जो लेंथ है उसको 3 डायमेंशंस में यूज किया है, लेंथ और लेंथ। तो वॉल्यूम में लेंथ के कितने डायमेंशंस है, लेंथ के 3 डायमेंशन हो जाएंगे। तो जब बच्चों हम किसी भी क्वांटिटी का, डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है, और उस डायमेंशंस को हम लोग एक प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं। दैट फॉर्मेट इज नोन एज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो व्हाट आई कैन से दैट whenever whenever we used dimensions to define for a derived unit and we write in a proper way, that is known as डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताएगा कि जो क्वांटिटी हमारे पास में आ रही है उस क्वांटिटी में कितने डायमेंशन से यूज हुए हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लाइक टू राइट डाउन क्वांटिटी, देन उसके लिए लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला। वो फॉर्मूला जो सिंप्लीफाई किया जाएगा हमारे द्वारा वो, और उसके बाद में लिखेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। देन लास्ट में उसकी बात करेंगे यूनिट की। तो ये कुछ टेबल है हमारे पास में। आपकी बुक में डायमेंशनल फॉर्मूला की एक पेज दिया होगा, तो बुक में जाइएगा और वो पूरा पेज पढ़िएगा। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछेगा कि सर ये डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बना, कैसे बनते हैं वो आपको सिखा देता हूँ। इस जो मेथड हम लोग अभी सीखेंगे उस मेथड की हेल्प लेके आप बुक से सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने लिया एरिया, तो हम लोग ये जानते हैं कि एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ जो है इट इज ऑल्सो फॉर्मेट ऑफ लेंथ। तो हम लोगों ने लेंथ जो 2 बार यूज हुआ है इसलिए लिख दिया एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना रहे हैं जबकि उसका एरिया नहीं बता रहे हैं, इसलिए हम उसके यहाँ पे एक ही ब्रैकेट लगा देंगे। मतलब कि ये ब्रैकेट ये बताती है कि ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो उसका डायमेंशंस बता रहा है कि वो उसमें एरिया में कितने डायमेंशंस यूज हुए हैं। ओके, तो यूनिट जो है
वो हो जाएगी हमारे पास में, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो ये हो जाएगी मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का केस में आ जाएगा लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, तीनों ही क्या बन जाएंगे, लेंथ इंटू में लेंथ इंटू में लेंथ। और जब हम लोग इसको डायमेंशनली फॉर्मूला में लिखेंगे तो ये आएगा एल का क्यूब, मतलब कि वॉल्यूम में 3 डायमेंशन से यूज हुए हैं। ठीक है। वही इसका फॉर्मूला लिखें, सॉरी यूनिट लिखेंगे, यूनिट आएगी मीटर क्यूब। अगला देखिए, हमने लिखा वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी होते हैं हमारे पास में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर्मूले में लिखेंगे ये कैसा आएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है लेंथ, और टाइम का आ जाएगा हमारे पास में टी। तो हम लोग लिखते हैं लेंथ का एल, और ये जब टी ऊपर जाएगा तो टी को हम लोग इंडिकेट करते हैं टाइम से, तो टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1। यूनिट की बात करते हैं तो लेंथ की यूनिट आएगी हमारे पास में मीटर, टाइम बन जाएगा सेकंड, और इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से एक और देखिए, फोर्स की हम लोग बात करते हैं। हम लोग जानते हैं फोर्स होता है हमारे पास में मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास को लिखो हम लोगों ने एल एम, और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में एल टी माइनस का 2। ठीक है। जब इसको पूरे को बनाएंगे तो ये बनेगा एम एल टी माइनस का 2। इसी प्रकार से इसकी यूनिट बनाएंगे, तो क्योंकि फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, इसलिए इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन। बच्चों एक चीज़ याद रखना हमेशा, कि जो पूरा नाम लिखा जाता है किसी साइंटिस्ट का तो फर्स्ट लेटर छोटा होता है, लेकिन सिर्फ उसका सिंबल लिखा जाता है तो लेटर जो है वो हमेशा बड़ा लिखा जाता है। तो यहाँ पे न्यूटन का एन छोटा आएगा, यहाँ पे न्यूटन का एन बड़ा आएगा। ठीक है। एक और देखिए, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस का 2 कैसे होता है, तो वही चीज़ हम लोग फिर से करने वाले हैं। एक्सेलरेशन का निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा, वेलोसिटी का भी अभी हम लोगों ने निकाला है एल टी माइनस का 1, तो एल टी माइनस का 1 डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये टाइम ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल टी माइनस का 2। यूनिट की बात करते हैं तो ये आएगा हमारे पास में मीटर लेंथ का, और टाइम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम इज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सेकंड। ओके। इसी प्रकार से हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं। एक और देख लीजिए, वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम लोग जानते हैं, यहाँ से निकाला है, ये आ जाएगा हमारे पास में एम एल टी माइनस का 2, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट के साथ में, दैट इज कॉल्ड एल के साथ में, तो ये हमारे पास में बन जाएगा एम एल टू टी माइनस का 2। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है हमारे पास में न्यूटन, और एक यहाँ पे आया है लेंथ, तो दैट इज कॉल्ड मीटर, तो यूनिट बनेगी न्यूटन मीटर। लेकिन बच्चों जनरली हम लोग जो वर्क डन होता है उसको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी की जो यूनिट होती है हमारे पास में जूल होती है, इसलिए फोर्स को जनरली हम लोग वर्क डन को मेजरमेंट करते हैं हम लोग जूल में। ओके। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों ने देखा कि ये जितनी भी क्वांटिटी हम लोगों ने ली है, ये सब की सब हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ना होकर ड्राइड क्वांटिटी है, और इन सब ड्राइड क्वांटिटी को हम लोगों ने सोल्व किया है विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ ही ड्राइड क्वांटिटी का बनेगा। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर्म ओनली फॉर derived quantities, ओनली फॉर derived quantity। ठीक है। आगे देखिए, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोगों ने बनाए, इन डायमेंशनल फॉर्मूले से हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है।
मतलब कि यदि मैं किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूँ तो उससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में देखिए। वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन gained by dimensional formula or importance of dimensional formula, importance of dimensional formula। देखो बच्चों, सबसे पहले मान लीजिए मैं कोई भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि वो सबके लिए सेम ही होगा जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का हो जाएगा lt माइनस का 2। तो यहाँ से जो पहली चीज़ हमको समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि जो फोर्स है उसकी वैल्यू किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर और टाइम के ऊपर। जैसे कि यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि फोर्स की वैल्यू मास के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब यदि मास ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कराना चाहते हो तो भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट कि जो फोर्स है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स किस किस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, इट गिव्स अस आइडिया विच क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व। कौन कौन सी क्वांटिटीज उसमें इंक्लूड हो रही है, जैसे कि मास, लेंथ एंड टाइम इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। सेकंड, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, तो हेयर मास, लेंथ एंड टाइम क्वांटिटी आर इंक्लूड। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ से मैं कहूँ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम के, और फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, और फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। दैट मीन्स यदि आप मास की वैल्यू बढ़ाते हो तो हम लोग ये जानते हैं एज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेज वी नीड मच मोर फोर्स। तो force is directly proportional to the mass. Second, if we want to make the more displacement of the object, then we need a more force. Third one, if the time is decreasing, we need a more force. Suppose आप किसी चीज को धकेलने में 10 सेकंड का टाइम लेते हो और उसी चीज को धकेलने में आप 2 सेकंड का टाइम लेते हो, तो 10 जब आप 10 सेकंड के कंपैरिजन में 2 सेकंड को तुलना करोगे तो वी नीड मोर फोर्स इन 2 सेकंड। मतलब कि if the time is increasing then the value of force should be decreasing, and if the time is decreasing the force should be increasing। तो सेकंड, ये हमको इस बारे में आइडिया देता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और कौन कौन सी क्वांटिटी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो सेकंड इंफॉर्मेशन, which quantity are directly proportional and inversely proportional in the formula। ठीक है। थर्ड देखिए, तीसरा हमको ये बताता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब कि यदि मैं फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन लगाता हूँ तो हो सकता है कि जो मेरा मास है उसकी वैल्यू कितनी हो, 5 kg। दूसरा, यदि मैं 10 न्यूटन फोर्स करता हूँ तो पॉसिबिलिटीज है कि जो 5 न्यूटन फोर्स था 5 kg के लिए, तो पॉसिबिलिटी 10 न्यूटन फोर्स किसके लिए हो जाएगा, 10 kg के लिए। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे
जिस हिसाब से मास की वैल्यू बढ़ेगी उसी रेशियो से मेरे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाएगी। जब 5 केजी था तो ये 5 न्यूटन था, जब ये 10 केजी है तो ये 10 न्यूटन है। तो मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स और मास का जो रेशियो हो 1:1 है। एज द फोर्स इंक्रीजिंग सेम रेशियो मास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बट यदि मैं टाइम के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो टाइम इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। मतलब कि यदि आपका फोर्स 4 न्यूटन है देन टाइम जो है वो आपका मान लीजिए है 16। ठीक है, सो लेट मी से दैट 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो एज द टाइम इज डिक्रीजिंग 2 टाइम्स, एज द टाइम इज डिक्रीजिंग 2 टाइम्स मतलब कि जो वैल्यू थी टाइम की वो 4 से घट के कितनी हो गई, हाफ हो गया। टाइम इज डिक्रीजिंग हाफ, तो 4 सेकंड था, 4 सेकंड से घट के 2 हो गया, तो ये कितना बच जाएगा, अभी पहले 16 सेकंड था, अभी टाइम हाफ हुआ तो 16 सेकंड से सीधा घट के कितना हो जाएगा 4। तो मतलब कि यदि ये 16 टाइम्स से 4 टाइम्स मतलब टाइम यदि हाफ हुआ तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाना चाहिए, 16 टाइम्स। समझ पा रहे हो? तो दिस शुड बी इक्वल टू द 16 टाइम्स 16 न्यूटन। कैसे, फिर से देखिए, जब टाइम मेरा 4 सेकंड है मतलब कि 16 सेकंड है हुआ एक हिसाब से, तो फोर्स की वैल्यू है 4 न्यूटन। लेकिन यदि टाइम मेरा हाफ हो गया मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू द 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये बताता है कि इस फॉर्मूले में मतलब कि इस डायमेंशनल फॉर्मूले में मास और लेंथ जो 1:1 में इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि फोर्स और टाइम का जो रेशियो है वो 1:16 में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट वी विल राइट डाउन, which quantity in the dimensions, which quantity in the dimensional formula, which quantity in the dimensional formula is more effective or less effective। ठीक है, सो वी कैन गेट 3 इंफॉर्मेशन। पहली तो ये कि उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, दूसरी ये कौन कौन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और तीसरी किसका इफेक्ट ज़्यादा है और कौन सी क्वांटिटी का इफेक्ट कम है। ठीक है, कल हम लोग शुरू करेंगे इक्वेशन ऑफ ए कंटिन्यूटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपकी फिजिक्स की बेसिक समझ जो है उसको और मजबूत करेगा। बच्चों ये चीज़ें ध्यान से समझते चलिएगा, बार बार नहीं होती है चीज़ें इतने डीपली। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कॉपी वगैरह जो है आप समझदार हो गए हो, बड़े हो गए, 11th क्लास में हो गए, तो अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स वगैरह जो आप बना रहे हो तो अपने हिसाब से अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके रखिएगा, फेयर कॉपी बना लीजिएगा।